Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Or happy New Year to all of you. Today I will discuss about the 8th chapter of the सतीश चंद्रा बुक मेडिएवल इंडिया। तो इसमें 8वें चैप्टर में हम क्या बात करेंगे, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक सोशल लाइफ अंडर दी दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो गवर्नमेंट क्या थी, उसके इकोनॉमिक एंड सामाजिक और जो व्यवसाय के रूप से या पैसे के रिलेटेड से कैसा हाल था, अंडर वहाँ पे कैसी ज़िंदगी थी। द स्टेट सेटअप बाई टर्क्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी। स्टेट सेटअप किया गया था जो टर्क्स के द्वारा, टर्कीज के द्वारा, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी, 12वीं सेंचुरी के एंड में। नॉर्दर्न इंडिया ग्रेजुअली डेवलप इनटू द पावरफुल एंड हाईली सेंट्रलाइज स्टेट। तो नॉर्दर्न इंडिया बहुत सेंट्रलाइज हो गया था। फॉर सम टाइम कंट्रोल ऑलमोस्ट इंटायर कंट्री एक्सटेंडेड एज फार एज मदुरई, मदुरई तक उनका सेंटर हो गया था साउथ में। द दिल्ली सल्तनत डिसइंटीग्रेटेड टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ 15th सेंचुरी। डिसइंटीग्रेटेड कब हुआ था? 15वीं सेंचुरी के स्टार्ट से ही ये डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया था। ए सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर सेटअप in different parts of the country. However, the administrative system of the Sultanate had a powerful impact of them. तो दिल्ली सल्तनत का एडमिन बहुत इफेक्ट डाला उन पे। इन्फ्लुएंस द मुगल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच डेवलप इन दी 16th सेंचुरी। तो दिल्ली सल्तनत के काल ने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत इफेक्ट डाला जो 16वीं शताब्दी में हमें दिखा। तो सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। द although many of Turkish sultans in India declared themselves lieutenant or the faithful। मतलब lieutenant का क्या मतलब होता है? आज भी आर्मी में ये पोजीशन होती है लिeutenant, तो उसका मतलब होता है लिeutenant ऑफ द फेथफुल। दैट इज अब्बासिड खलीफ। अब्बासिड कौन सा है? जो खलीफा थे अब्बासिड एरिया के एट बगदाद में जो थे। एंड इंक्लूडेड हिज नेम इट इन द खुतबा इन द फ्राइडे प्रेयर। फ्राइडे प्रेयर में अपना खुतबे का नाम उन्होंने दर्ज किया। इट डिड नॉट मीन, इसका मतलब यह नहीं था दैट खलीफ बिकेम द लीगल रूलर। खलीफा लीगल रूलर नहीं था, राजा करने वाला नहीं था। द खलीफ हैड ओनली ए मोरल पोजीशन, उनकी मोरल पोजीशन थी, एक मौलिक अधिकार था। By proclaiming his supreme position, the Sultan of Delhi were only proclaiming that they were the part of Islamic world। मतलब अपनी पावर खुतबा वगैरह करके वो बताते थे कि हम भी इस्लामिक वर्ल्ड के पार्ट हैं। द सुल्तान ऑफिस वाज एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दी सल्तनत। सुल्तान का ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट था। सुप्रीम पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर थी उनके पास, लीगल अथॉरिटी थी, उसके अंदर बहुत सारी पावर थी। ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। उसको मतलब रिस्पॉन्सिबल माना जाता था सिक्योरिटी के लिए, एंड वो रिस्पॉन्सिबल था एडमिन वर्क के लिए, एंड आल्सो कमांडर इन चीफ, मिलिट्री फोर्सेज का कमांडर इन चीफ था। तो उसको माना जाता था मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता था। और डिस्चार्ज फंक्शन डिस्चार्ज करता था राजा सुल्तान। और जो है जजेस को अपॉइंट करता था, जैसे आज राष्ट्रपति अपॉइंट करता है जजेस को। एंड कोर्ट ऑफ अपील फ्रॉम द जजेस, तो जजेस वहाँ पे उसके अपील करते थे, वो सुनता था। ए डायरेक्ट अपील कुड बी मेड टू हिम अगेंस्ट दी हाई हैंडनेस ऑफ एनी ऑफिशियल। मगर कोई ऑफिशियल हाई हैंडनेस अपना मतलब गलत इस्तेमाल करता था, उसके साथ प्ली लगाई जाती थी। वैसे ही आज के टाइम में हम राष्ट्रपति के सामने लगाते हैं डिस्पेंशन। जो डिस्पेंशन का था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जस्टिस वाज रिगार्डेड एज ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी रूलर। मतलब जस्टिस देना उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था। तो ये आगे बोल रहे हैं कि वी हैव रेफर टू द स्टर्न मैनर, जो कड़ा तरीका था, इन विच बलबन डिस्पेंस जस्टिस। बलबन ने जैसे जस्टिस दिया आदमी को, इवन उसने अपने हाई ऑफिसर्स को भी स्पेयर नहीं किया, नहीं छोड़ा। मोहम्मद तुगलक अप्लाइड हिज इवन रिलीजियस क्लासेस, जो उलेमा थे, जो उसके नोबल्स थे, उलेमा थे, हु हैड प्रीवियसली बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम हार्श पनिशमेंट। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमा को भी नहीं छोड़ा था। तो सक्सेशन का है, उनके सक्सेशन का कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं थी कि कौन किसका सक्सेसर बनेगा, वंशज बनेगा। द इस्लामिक थ्योरी एडहेयर्ड टू द आइडिया ऑफ इलेक्शन ऑफ द रूलर्स। तो इस्लामिक थ्योरी क्या कहती थी? वो इलेक्शन होते थे राजा के, बट एक्सेप्टेड इन प्रैक्टिस द सक्सेशन ऑफ एनी सन ऑफ ए सक्सेसफुल रूलर। तो मतलब ये है कि कोई सक्सेसफुल रूलर है, राजा है, तो रूलर का बेटा ही बनता था। मतलब ये हाउएवर ऑल द सन्स ऑफ ए रूलर वर कंसिडर्ड टू हैव एन इक्वल क्लेम टू थ्रोन। हर एक बेटे को बराबर माना जाता था। तो जो प्राइमोजेनियर वाज फुली एक्सेप्टेड नाइदर टू द मुस्लिम नॉट द हिंदूज। जो इस्लाम में जो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था, जो उत्पत्ति हुई थी इसकी प्राइमोजेनिचर, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था मुस्लिम के द्वारा, नहीं हिंदू के द्वारा, कि कौन सा बेटा कौन किसका रहेगा। सम रूलर्स डिड ट्राई टू नॉमिनेट वन ऑफ सन्स। किसी ने एक कंसेप्ट अपनाया कि वो नॉमिनेट कर देते थे कि ये मेरा बेटा सक्सेसर रहेगा। नॉट नेसेसरी ये नहीं था कि कोई सबसे बड़े सन को करे एज द सक्सेसर। इल्तुतमिश इवन नॉमिनेटेड ए डॉटर इन प्रेजेंस ऑफ हिज सन। तो इल्तुतमिश ने तो अपनी बेटी रजिया को भी, सन को भी सुल्ताना बनाया था, बट इट वाज फॉर द नोबल टू एक्सेप्ट सच ए नॉमिनेशन। तो ये क्या था? नोबल्स के लिए था नॉमिनेशन एक्सेप्ट करने के लिए। वाइल द मुस्लिम ओपिनियन जनरली एडहेयर टू द आइडिया ऑफ लेजिटिमेसी।
मुस्लिम का क्या ओपिनियन था, वो लेजिटिमेसी वैधता वाले कंसेप्ट को एक्सेप्ट करते थे। देयर वाज नो सेफ गार्ड अगेंस्ट द यूसरपेशन। यूसरपेशन क्या होता है, पलट देना तख्ता ऑफ द थ्रोन बाई ए सक्सेसफुल मिलिट्री लीडर। कई बार ऐसा भी हुआ कि भाई मिलिट्री लीडर ने तख्ता पलट दिया है और बट वो एक्सेप्ट नहीं था किसी को, बट एज हैपन एज मोर देन वंस इन दिल्ली सल्तनत। कई बार हुआ ये दिल्ली सल्तनत में। द मिलिट्री स्ट्रेंथ वाज द मेन फैक्टर। मिलिट्री स्ट्रेंथ मेन फैक्टर था सक्सेशन ऑफ द थ्रोन, गद्दी पे आने के लिए। हाउएवर पब्लिक ओपिनियन कुड बी नॉट बी इग्नोर। पब्लिक का ओपिनियन भी इग्नोर नहीं किया जाता था। फॉर फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन खलजीज कुड नॉट डेयर टू इंटर दिल्ली फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो खलजी क्या थे, जो गुलाम थे, वो नहीं आ पाए थे बहुत टाइम तक। जो डिपोजिंग दी सक्सेसर ऑफ दी बलबन, जो तख्ता पलट करने के लिए, पोजीशन से हटाने के लिए बलबन के, बट बिल्ट ए न्यू कॉल्ड सीरी टाउन बना दिया था दिल्ली के पास उन्होंने, खलजी ने। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सुल्तान को असिस्ट किया गया नंबर ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा हु वर चोजन बाय हिम, उसके द्वारा जो चुने गए थे, एंड रिमेन इन ऑफिस हिज प्लेजर, उसकी खुशी तक रहे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ये था। एंड द नंबर ऑफ पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स वेरिड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। जो मिनिस्टर्स के काम करते थे उनके अलग अलग काम होते थे, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते थे। ए डेफिनेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही निश्चित रूप से एक एडमिनिस्ट्रेशन था, डेवलप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 13वीं सेंचुरी के एंड तक। द की फिगर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन वाज वजीर। वजीर की फंक्शनरीज होते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। इन द अर्लियर पीरियड द वजीर वर प्राइमरली मिलिट्री लीडर्स, ये मिलिट्री लीडर होते थे। इन द 14th सेंचुरी वजीर बिगेन टू बी कंसिडर मोर एक्सपर्ट इन रेवेन्यू ऑफिस अफेयर्स। तो पैसे इकट्ठे करने में, कर इकट्ठा करने में वजीर को इंपॉर्टेंट माना गया। प्रिजाइडेड ओवर ए लार्ज डिपार्टमेंट डीलिंग बोथ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जैसे आज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अलग अलग पोर्शन अपने उसमें इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में दिखाते हैं या बजट में आते हैं, तो वैसे ही वो वजीर उनका मेन फंक्शनरीज था। लगाओ फाइनेंस मिनिस्टर था। मोहम्मद तुगलक पेड क्लोज अटेंशन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। मोहम्मद तुगलक ने बहुत ध्यान दिया इसका, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। हिज वजीर ख्वाजा जहां, मोहम्मद तुगलक के कौन थे, वजीर ख्वाजा जहां वाज वाइडली रिस्पेक्टेड, उसको बहुत रिस्पेक्ट मिली। एंड वाज लेफ्ट इन चार्ज ऑफ कैपिटल व्हेन मोहम्मद तुगलक वेंट आउट टू डील विद हिज रिबेलियंस। तो मोहम्मद तुगलक चले गए थे अपने विद्रोह से दूर, और विद्रोह के कारण। एंड सेपरेट ऑडिटर जनरल ऑफ फॉर स्क्रूटाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड अकाउंटेंट, एक ऑडिटर जनरल जैसे आज क्या होता है ना, सेंट्रल ऑडिटर इन जनरल, वैसे ही होता था। एंड अकाउंटेंट जनरल फॉर इंस्पेक्टिंग इनकम वर्क अंडर द वजीर। तो वजीर जो पैसा कमाता था, रेवेन्यू इकट्ठा करता था, उसके लिए भी ऑडिटर होता था। ऑल दो क्वारल्स बिटवीन द डिफरेंट ऑफिसर हैम्पर्ड द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट। कई बार ऑफिशियल्स के बीच में झगड़ा होता था, इसलिए हैम्परिंग होती थी, नुकसान होता था उसका डिपार्टमेंट का। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट अंडर मोहम्मद तुगलक वाज एबल टू कोप विद द अफेयर्स ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर। मोहम्मद तुगलक का ऐसा बना दिया था उसने सेट कि वो जितने भी उसके दिक्कत आई उनके साथ कोप अप किया उन्होंने, डिपार्टमेंट ने। एंड इंडिया सिंस द ब्रेकअप ऑफ मौर्य एम्पायर, जब मौर्य एम्पायर ख़त्म हुआ, खाने जहां, तो उसने भी एक ऐसा, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी ऐसा डिपार्टमेंट बनाया था मौर्य के बाद में। अब है खाने जहाना, एक कन्वर्टेड तैलंग ब्राह्मण, दो तैमूरलंग था ना, उसके लीनियज से आया था तैलंग ब्राह्मण था। हु वाज डिप्टी एट द प्रीवियस वजीर, तो डिप्टी था वजीर का, खाने जहान नाम था जिसका। खाने जहान वाज चोजन बाय द फिरोज तुगलक एज हिज वजीर। फिरोज तुगलक ने खाने जहान को अपना वजीर बनाया था। ही एंजॉयड फुल अथॉरिटी इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उसने फुल अथॉरिटी करी। हिज लॉन्ग स्पेल, 18 वर्ष का उसका लंबा काल था। एंड वजीर का इन्फ्लुएंस उसमें उस टाइम पे बहुत अच्छे से डाला उन्होंने, खाने जहान ने। खाने जहान के फिरोज तुगलक का वजीर था। तो क्वेश्चन वन लाइनर बन सकता आपसे, खाने जहान वाज सक्सीडेड एज द वजीर बाय हिज सन। तो खाने जहान को सक्सीड किया गया उसके बेटे के द्वारा, खाने जहान टू। एंड द अटेम्प्ट ऑफ खाने जहान टू प्ले द किंग मेकर बनाया गया है डेथ ऑफ द फिरोज, फिरोज के मरने के बाद। द फेलियर टू अटेम्प्ट रिजल्टेड इन द सेटबैक टू द वजीर पोजीशन। द इंपॉर्टेंस ऑफ वजीर कुड रिवाइव ओनली अंडर द मुगल्स। तो इंपॉर्टेंस क्या थी, ओनली मुगल्स के अंडर थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट नेक्स्ट टू वजीर वाज द दीवान ए अर्ज। तो वजीर के अलावा कौन था, दीवान ए अर्ज, मिलिट्री डिपार्टमेंट। दीवान ए अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था। तो वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, मुगल्स के अंडर कौन था, दीवान ए अर्ज, मिलिट्री डिपार्टमेंट। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वाज कॉल्ड द अरीज ए मामलिक, उनको अरीज ए मामलिक बोला जाता था। तो वो कमांडर इन चीफ होता था आर्मी का, कमांडर इन चीफ अरीज ए मामलिक, अरीज ए मामलिक, और दीवान ए अर्ज उसका डिपार्टमेंट था। नो किंग कुड हैव सर्वाइव्ड ऑन द थ्रोन इफ ही इंटरेस्टेड द चीफ कमांड ऑफ द आर्म फोर्सेज टू समवन एल्स। मान लो किसी और को दे दिया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाया था। बट
ऐसे ही बंदे को उसने अपने ट्रस्टेड बंदे को भी देना पड़ता था, जिसको पोजीशन दी जाती थी, अरीज ए मामलिक बोला जाता था। द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अरीज डिपार्टमेंट वाज रिक्रूट इक्विप एंड पे द आर्मी। रिक्रूट करना, इक्विपमेंट लेके आना या आर्मी को पे करना। द ऑफिस ऑफ अरीज वाज एन इम्पोर्टेंट अंडर दी सेल्जुकिड्स। तो सेल्जुकिड्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था, बट वी हियर ऑफ इट इन इंडिया द फर्स्ट अंडर द बल्बल ए सेपरेट डिपार्टमेंट। बल्बर के अंडर पहले सेपरेट डिपार्टमेंट था। ही एंड अलाउद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी थे, पेड क्लोज अटेंशन टू इट्स वर्किंग, उसके वर्किंग कल्चर पे ध्यान दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। और इन्होंने अलाउद्दीन इंसिस्टेड अपॉन ए रेगुलर मस्टर ऑफ द आर्म फोर्सेज। अलाउद्दीन ने हमेशा फोर्सेज इकट्ठी की थी। ही आल्सो इंट्रोड्यूस द ब्रांडिंग सिस्टम, दाग वाला सिस्टम, हॉर्सेज को दाग लगा दिया था कि भाई ये रॉयल घोड़ा है, क्योंकि अरब से हम घोड़े लेके आते थे। यही रीजन था कि वो इंडियंस घोड़े इतने अच्छे नहीं थे, वहाँ से लेने के बाद दाग लगा दिया जाता था, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वार में वही यूज होते थे। तो ईच सोल्जर वाज मेंटेन, डिस्क्रिप्टिव रोल जो सोल्जर्स का है वो मेंटेन किया गया था। एंड द आर्मी वाज पोस्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ए स्ट्रॉन्ग कंटीजेंट रिमेनिंग विद द रूरल इन द कैपिटल। मतलब स्ट्रॉन्ग कंटीजेंट थे, वो बहुत कैपिटल में ही रहते थे, राजधानी में राजा के साथ। बलबन कैप्ट हिज आर्मी इन द गुड ट्रिम। तो बलबन अपनी आर्मी को बिल्कुल ट्रिम करके रखता था। बाई मेकिंग इट मार्च ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, दूर दूर तक चला के लेके आता था, जिससे वो फिट रहते थे। बलबन ये कहा था ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ द अंडरटेकिंग हंटिंग एक्सकर्शन, बोलता था चलो शिकार करने चलेंगे, उनका सैर सपाटा करा देता, वे फिट रहते, ट्रिमिंग कंडीशन में रखते था। ऑफ ऑल द दिल्ली रूलर्स अलाउद्दीन खिलजी हैड द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी। सबसे स्टैंडिंग आर्मी किसकी बड़ी थी? अलाउद्दीन खिलजी की। वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी प्लेस्ड एट 3 लाख बाई बरानी। बरानी ने बोला है विच अपियर्स टू बी एन एग्जाजरेशन, वो बोलते कि ये बढ़ा चढ़ा के बोला बरानी ने। एंड अलाउद्दीन वाज द फर्स्ट सुल्तान हु पेड हिज सोल्जर्स फुली इन कैश, कैश में दिए थे अलाउद्दीन ने सबसे पहले पैसे। अर्लियर द टर्किश सोल्जर हैड बीन असाइंड ए नंबर ऑफ विलेजेस, पहले गांव दिए जाते थे। इन द दाऊब पेमेंट ऑफ द सैलरी, गांव दिए जाते थे, वहाँ से क्या वो कैश लेते थे, बंदों से काम करवाते थे। दिस सोल्जर्स हैड बिगेन टू लुक अपॉन दिस असाइनमेंट एज हेरिडेटरी, तो उन असाइनमेंट को हेरिडेटरी वंश अनुसार समझने लगे थे। दे वर नॉट प्रिपेयर टू गिव अप देयर पोस्ट दो मैनी ऑफ देम वर हैड टू ओल्ड एंड पीपल टू सर्व, बहुत सारे पोस्ट देना नहीं चाहते थे क्योंकि बहुत कमज़ोर हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। बलबन ट्राई टू रिज्यूम दिस होल्डिंग्स, उनको वापस लेना चाहा, एंड बट मॉडिफाइज दिस ऑर्डर टू ड्यू टू एजिटेशन क्रिएटेड बाय दिस सोल्जर्स, तो उसने फिर मॉडिफाइड कर दिया अपने, क्योंकि वो जो सोल्जर्स थे उसके गुस्सा हो गए थे। एंड प्लीडिंग ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, वो याचना करने लगे थे, उनके पुराने फ्रेंड थे जो कोतवाल ऑफ दिल्ली के थे, उन्होंने भी याचना की, तो उसको ऑर्डर को वापस ले लिया। अलाउद्दीन अबोलिश दिस होल्डिंग्स बाई ए स्ट्रोक ऑफ पेन, तो उसने क्या है अबोलिश कर दिया होल्डिंग्स को बाई सिर्फ पेन से ही। पेड 238 टकाज टू ए ट्रूपर, तो ट्रूपर को उसने 238 टका दिए। एंड 78 टकाज मोर देन हु मेंटेन 2 हॉर्सेज, तो 2 घोड़ों को रखता था उसके 78 टका मिलते थे। टका उस टाइम पे करेंसी होती थी। द एफिशिएंसी ऑफ अलाउद्दीन आर्मी वाज द मेन फैक्टर, एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी अलाउद्दीन खिलजी की, आर्मी बहुत अच्छी थी। और कंटेन द मंगोल्स जो इन्वेजन करते थे यहाँ पे, उसको कंटेन करने के लिए वही, और या फिर साउथ में भी जीतने के लिए अलाउद्दीन का बहुत ही इन्फ्लुएंस था। गुप्ता वंश के बाद अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़े राजा हुए थे जिन्होंने होल इंडिया पैन इंडिया पे कंट्रोल करने की कोशिश की थी। टर्क्स मेंटेन्स आल्सो लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट्स, टर्क्स क्या है बहुत सारी मात्रा में एलिफेंट्स रखते थे, विच वर ट्रेंड फॉर दिस पर्पज, उस पर्पज के लिए रखे जाते थे। हाथियों को भी। क्रॉप्स ऑफ सैपर्स एंड माइनर्स, जो मान लो एक बटालियन होती थी जो सैपर्स लूटने वाले या माइनर्स जो खान खोदने वाले थे, वर अटैच टू द आर्मी फॉर क्लीनिंग द रोड्स एंड रिमूविंग, तो स्वीपिंग करने वाले माइनर थे जो उनको रोड से कुछ चीज़ें हटाने के लिए वो आर्मी के साथ रहती थी। एंड फॉर टर्क्स एंड अफगान्स प्रीडोमिनेटेड इन दी कावेलरी, घुड़सवारी वाली बटालियन रहती थी, कंसिडर प्रेस्टिजियस, बहुत इज्जत की काम माना जाता था क्योंकि घोड़े बाहर से लेके आते थे। हिंदूज वर एम्प्लॉयड बोथ कावेलरी एंड इन्फेंट्री में भी आते थे हिंदू एट द टाइम ऑफ द गजनवीद, एंड दे कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड बट लार्जली इन्फेंट्री ऑफ सब्सिक्वेंट पीरियड। फिर ज़्यादातर बाद में क्या है हिंदुओं को इन्फेंट्री में लेने लगे। देर वर 2 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट, 2 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे स्टेट्स के, दीवान रिसालत और दीवान इंसा। तो दीवान रिसालत होती थी और दीवान इंसा होती थी। द फॉर्मर डेल्ट विद द रिलीजियस मैटर, पहले वाली दीवान रिसालत थी रिलीजियस मैटर की से बिलोंग करती थी, और पायस फाउंडेशन बहुत पवित्र फाउंडेशन थी। एंड स्टाइपेंड्स टू डेजर्टिंग स्कॉलर्स एंड मैन ऑफ पायटी, जो बहुत अच्छी ज्ञान रखते थे उनके लिए बहुत ही अच्छी थी, और उसमें भी वो इंक्लूड थे। इट वॉज प्रेजिडेंट ओवर द चीफ सदर, चीफ सदर बोलते थे जो इसका प्रेजिडेंट होता है रिसालत का। एंड हु वाज जनरली लीडिंग ए काजी, काजी होता था। ही वाज जनरली आल्सो चीफ काजी, चीफ काजी वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। चीफ काजी क्या होता था? जस्टिस डिपार्टमेंट का हेड होता था। काजीज वर अपॉइंटेड इन द वेरियस पार्ट ऑफ द एम्पायर, पर्टिकुलरली इन द दोज प्लेसेस वेयर देयर वाज ए साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन।
जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन थी, जस्टिस को देने के लिए काजीज वहाँ का डिपार्टमेंट का, रिसालत का भी वो हेड बता देता। काजीज डिस्पेंस सिविल लॉ बेस्ड ऑन दी मुस्लिम सरिया लॉ के ऊपर वो उसका डिस्पेंसेशन करते थे, उसको जस्टिस देते थे। एंड द हिंदूज वर गवर्न बाय देयर ओन पर्सनल लॉ, हिंदू के पर्सनल लॉ थे, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह हैं वैसे उस टाइम पे लॉ थे। एंड पंचायत इन गाँव में पंचायत होती थी, एंड बाय द लीडर ऑफ वेरियस कास्ट इन द सिटीज। क्रिमिनल लॉ वॉज बेस्ड ऑन द रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द प्रपोज बाय द रूलर, जैसे रूलर राजा अपने रूल बनाता था वैसे क्रिमिनल लॉ को जस्टिस किया था। दीवान इंसा के बारे में बात करते हैं। इंडिया विद द स्टेट कोरस्पोंडेंस, तो स्टेट कोरस्पोंडेंस के साथ उसने डील करती थी दीवान इंसा। एंड ऑल द कोरस्पोंडेंस फॉर्मली एंड कॉन्फिडेंशियल बिटवीन द रूरल एंड सोवरन ऑफ द अदर स्टेट्स, जैसे आज फेडरल स्टेट स्ट्रक्चर बोलते हैं वैसे दीवान इंसा बोलते थे उस टाइम पे। एंड वो ऑफिशियल्स को अपने प्रांतों में डील करते थे, लेटर वगैरह एक दूसरे को बताते थे क्या क्या रूल फॉलो करना है। देर वर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इन एडिशन टू दिस, बहुत सारे डिपार्टमेंट थे इसके अलावा भी। द रूरल पोस्टेड एजेंट्स कॉल्ड बरीज, तो गांव के एरिया में जो क्या थे इंटेलिजेंस पोस्टेड थे, बरीद बोलते थे उनको, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर टू कीप देम इन्फॉर्म्ड, उनको बार बार वहाँ से नॉलेज मिलती थी, जासूसी लगा लो। तो ये जासूस थे, बरीद बोलते थे। ओनली नोबल मैन हु एंजॉयड द फुलेस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ द रूरल वाज अपॉइंटेड द चीफ बरीद, जो मतलब राजा का खुल कॉन्फिडेंट जिस पे कॉन्फिडेंस था राजा को, वही इसको बरीद बनाता, चीफ बरीद बनाता था। द रूलर का हाउस होल्ड वाज अनदर इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट्स, तो उसका घर भी एक डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स था। इट लुक्ड आफ्टर द पर्सनल कंफर्ट्स ऑफ द सुल्तान, वो सुल्तान का कंफर्ट देखता था। लार्ज नंबर ऑफ वुमेन इन द रॉयल हाउस होल्ड, बहुत सारी औरतें रहती थी हाउस होल्ड्स में। एंड इट आल्सो लुक्ड आफ्टर ए लार्ज नंबर ऑफ कारखाना डिपार्टमेंट इन विच गुड्स एंड आर्टिकल नीडेड बाय द किंग, जो राजा को चाहिए थे वो कारखाने से चीज़ें लेके आता था एंड रॉयल हाउस में स्टोर करता था। समटाइम्स दीज आर्टिकल्स वर मैन्युफैक्चर्ड अंडर रॉयल सुपरविजन। फिरोज तुगलक हैड सेटअप ए सेपरेट डिपार्टमेंट, फिरोज तुगलक का क्या था, अलग से डिपार्टमेंट था। मैनी ऑफ हुम वर एम्प्लॉयड इन दीज रॉयल वर्कशॉप्स में काम करते थे। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज वाज कॉल्ड द वकील दर, तो जो उसके घर के हाउस होल्ड को जैसे देखता था उसको वकील दर बोलते थे। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर डेकोरम एट द कोर्ट, कोर्ट में डेकोरम मेंटेन करने का काम होता था वकील दर का। एंड प्लेसिंग नोबल्स इन देयर प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस, जैसे जो जिस पोजीशन पे था वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बोलते हैं, जैसे आज राष्ट्रपति आता है फिर प्रधानमंत्री आता है, सेम ऐसे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में फॉर्मल रिसेप्शन में उनको अलाइन कराता था वकील दर। फिरोज आल्सो सेटअप ए सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द पब्लिक वर्क्स विच बिल्ड्स कैनाल एंड मैनी ऑफ हिज पब्लिक बिल्डिंग्स, तो फिरोज ने बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे बनाए थे जो नदियाँ बनाते थे और कुछ बिल्डिंग बनाते थे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था उस टाइम पे, व्हेन द टर्क्स कंक्वर्ड द कंट्री, जब टर्की ने कंट्री को जीत लिया था उन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, कॉल्ड जो जमीन को दो भागों में बांट दिया, कॉल्ड इख्ताज विच वर पैरेलल आउट अमंग द लीडिंग टर्किश नोबल, तो इख्ता जो लीडिंग टर्किश नोबल थे वो रखते थे उनके पास, इख्ता बोल दिया। द होल्डर ऑफ दिस ऑफिस वर कॉल्ड मुख्तीज एंड वलीस, तो जो इनको जिन ये ऑफिस को जो होल्ड करता था उनको मुख्तीज एंड वलीस बोलते थे। इफ इट वाज दीज मोहम्मद तुगलक देर वर 24 प्रोविंस, 24 प्रांत थे, स्ट्रेचिंग अप टू दी माबार इन साउथ, साउथ में माबार जगह तक 24 प्रांत थे मोहम्मद तुगलक के टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। एट फर्स्ट द मुख्तीज वर ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, ये जो मुख्तीज थे या वलीस बोलते थे ये इंडिपेंडेंट रहते थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द ट्रैक्ट्स, जो जिस एरिया के वो मालिक होते थे मुख्तीज होते थे उसमें क्या है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करते थे डिपार्टमेंट के लिए। आउट ऑफ मनी दे कलेक्टेड दे वर एक्सपेक्ट टू मीट द सैलरी ड्यू टू दी सोल्जर्स कीप द बैलेंस, तो सोल्जरों की सैलरी मेंटेन करते थे वे। एंड एज द वक्तीज जो थे मुख्तीज, द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकेम स्ट्रॉगर एंड गेंड एक्सपीरियंस, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपीरियंस हो गया, इट बिगेन टू कंट्रोल मुख्तीज वर मोर क्लोजली, तो मुख्तीज को कंट्रोल करने लगी। इट बिगेन टू ट्राई असर्टेन द एक्चुअल इनकम एंड फिक्स द सैलरीज ऑफ द सोल्जर, सोल्जर की सैलरी फिक्स कर दी एंड मुख्ती को कैश में मिलने लगा। द मुख्तीज वाज नाउ रिक्वायर्ड टू रिमिट द सेंटर द बैलेंस ऑफ इनकम, जो बाकी पेमेंट देने के बाद सिपाहियों की बच जाती थी वो उसको वापस डिपॉजिट कर देता राजा के पास आफ्टर मीटिंग द एक्सपेंडिचर। द ऑडिटिंग ऑफ द अकाउंट्स विच टुक प्लेस आफ्टर ए कपल ऑफ ईयर्स व्हेन ऑफन अकम्पेन्ड बाई हार्सनेस एंड इंक्लूडिंग टॉर्चर, मान लो किसी में गड़बड़ पाती थी कोई तो उसको सज़ा भी मिलती थी मुख्तीज को। देर वर रिलैक्सड बाय द फिरोज तुगलक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सल्तनत, फिरोज तुगलक ने इस टाइम इस प्रोसेस में मुख्तीज के प्रोसेस में थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया था। बिलो द प्रोविंसेस वर सिक्स बोलते थे उनको, सिक्स, एंड बिलो देम परगना में होते थे प्रांत से नीचे सिक्स एंड फिर परगना। वी डू नो मच अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द, हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, जो सतीश चंद्र का कहना है। वी आर टोल्ड दैट विलेजर वर ग्रुप्ड इनटू दी 100 to 84, 100 से 84 के बीच में होते थे, जिनको कहते थे 84 बोलते थे, जैसे आज बोलते हैं ना 84 गाँव की पंचायत, वैसे ही।
दे दिस मस्ट हैव बीन बेसिस ऑन दी परगनाज, परगनाज होते होंगे, द परगनाज वर हेडेड बाय दी अमील। जो प्रांत में क्या होता है, जैसे आज डिस्ट्रिक्ट है, गांव है, वैसे ही परगना बोलते थे। परगना को कौन हेड करता था? अमील। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज वर कॉल्ड खुत, खुत बोलते थे लैंड ओनर्स। एंड मकदम और हेडमैन, मकदम या हेडमैन, खुत या फिर अमील उससे ऊपर होते थे, परगना के हेड हैं जो। दे वी आल्सो हियर ऑफ विलेज ऑफ पटवारी, अकाउंटेंट भी होते थे, जैसे आज पटवारी होते हैं वैसे भी होते थे। वी डोंट नो हाउ एग्जैक्टली द विलेज वार्ड एडमिनिस्टर, इट वाज परहैप्स नॉट इन्फर्ड विद एज लॉन्ग एज इट पेड विद द लैंड रेवेन्यू ड्यू टू फ्रॉम। शायद इसका मतलब, इससे मतलब निकाला सकता, इसका ये मतलब नहीं लगा सकता कि एट एज लॉन्ग एज, जैसे ही इट पेड द लैंड रेवेन्यू ड्यू फ्रॉम इट, मतलब ऐसे ही नहीं था कि लैंड रेवेन्यू पर कट करते थे तब तक ही वो ऐसे रहते थे। आगे है इनिशियल एज में क्या था, एनी चेंज वाज मेड इन द वर्किंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एट द लोकल लेवल। कोई भी चेंज होता था लोकल लेवल पे, लैंड रेवेन्यू कंटिन्यू बी कलेक्टेड। तो कोई स्टार्टिंग में कोई चेंज नहीं हुआ एडमिनिस्ट्रेशन में, लोकल लेवल पे लैंड रेवेन्यू कंटिन्यू इकट्ठा होता रहा, द सेम मैनर मोर एंड लेस बाय द सेम सेट ऑफ द पीपल। कभी कम कम ज़्यादा वही आदमी इकट्ठा करते थे। दस मस्ट हैव बीन ए मेजर फैक्टर इन द टर्क्स एस्टैब्लिशमेंट देयर अथॉरिटी इन द कंट्री साइड क्विकली। इसलिए उन्होंने, टर्किस ने अपनी कंट्री में पंजा जमा लिया था। द चेंजेस वी हैव मेंशन बिगेन फ्रॉम द टाइम ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी एट द बिगिनिंग ऑफ द 14th सेंचुरी। अलाउद्दीन खिलजी 14वीं सेंचुरी में लेके आए, शताब्दी में लेके आए चेंज। दे लेड टू दी कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्लूडिंग पीसेंट रेबिलियंस, कॉन्फ्लिक्ट हो गया पीसेंट रेबिलियन के साथ। इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ कैसी थी सल्तनत काल में? वी हैव लिटिल फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल, बहुत कम नॉलेज हमें इकोनॉमिक कैसी थी। The historians of the period were more interested in the events of the court than the lives of the ordinary people। तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे आदमी, नॉर्मल आदमी की लाइफ में आज भी कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, पहले भी कोई नहीं रखता था। हाउएवर दे समटाइम्स टेल्स अस द प्राइजेज ऑफ द कमोडिटी। कई बार क्या बताते थे वो कमोडिटी के क्या प्राइस चल रहे हैं। इबन बतूता है रेजिडेंट ऑफ द तनीजर, जो नाइजर बोलते हैं, ऑफ नॉर्थ अफ्रीका के विजिटेड इंडिया इन दी 14th सेंचुरी। तो इबन बतूता तनीजर के थे, नॉर्थ अफ्रीका से बिलोंग करते थे, वो 14th सेंचुरी में आए। लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ द मोहम्मद तुगलक फॉर 8 years। इबन बतूता 8 साल रहे यहाँ पे। ही ट्रेवल्ड वाइडली ऑल ओवर द इंडिया एंड हैज़ लेफ्ट ए वेरी इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स एट द कंट्री। इंडिया में क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते थे इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे। उन्होंने लिखा कि फ्रूट्स थे, फ्लावर्स थे, हर्ब्स थी, यहाँ पे जड़ी बूटियाँ थी। कंडीशन ऑफ द रोड्स एंड द लाइफ, कंट्री जो रोड और लाइफ की कंडीशन थी। वी हैव सम अदर अकाउंट्स आल्सो, बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिससे हमें पता चलता है कैसी कंडीशन थी। द फूड ग्रेन्स एंड अदर क्रॉप फ्रूट्स एंड फ्लावर मेंशन बाय दीज ट्रेवलर्स आर सिमिलर टू दी अस। जैसे आज फूल पत्तियाँ पौधे पत्ते होते थे वैसे ही पहले भी होते थे। राइस और शुगर केन वर प्रोड्यूस इन द ईस्ट एंड साउथ, ईस्ट में भी साउथ में भी, जैसे आज भी ईस्ट में होता है जो गन्ना होता है, शुगर केन चावल होते हैं, वैसे ही होते थे पहले भी, साउथ में भी होते थे। इवन बतूता सेज दैट ऑयल वाज सो फर्टाइल, ऑयल सोयल क्या थी, फर्टाइल थी, यहाँ पे भूमि अच्छी थी। दैट इज कुड प्रोड्यूस 2 crops एवरी ईयर, हर साल 2 फसलें हो जाती थी। राइस बिगेन सोन 3 times a day, 3 times a year, एक साल में 3 बार राइस भी बोया जाता था। सीसम, इंडिको एंड कॉटन वर आल्सो ग्रेन, तिल बोए जाते थे, इंडिको एंड कॉटन, कपास भी बोया जाता था। दे फॉर्म द बेसिस ऑफ मैनी विलेजेज इंडस्ट्रीज सच एज ऑयल प्रेसिंग या मेकिंग जैगरी, गुड बनाते थे, वीविंग बुनना, डाइंग ऑफ क्लोथ्स वगैरह चलता था। पीसेंट्स एंड रूरल जेंट्री, तो पीसेंट्स और रूरल जेंट्री के बारे में बात करते हैं। एज पीसेंट्स फॉर्म द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, बहुत सारे आदमी पीसेंट्स थे। पीसेंट क्या होते थे? लैंड वर्कर्स, जो किराए की ज़मीन पे काम करते थे, हल जोतते थे। द पीसेंट्स कंटिन्यू टू वर्क हार्ड और ईक आउट बेयर सब्सिस्टेंस, मतलब निर्वाह करते थे, बेयर सब्सिस्टेंस गुजारे करना जितना कमाते थे वो। देयर वर रिकरिंग फेमाइंस, सूखा पड़ता था, वार्स होती थी, पार्ट्स ऑफ द कंट्री दीज एडिड टू दी हार्डशिप ऑफ द पीसेंट्स। तो पीसेंट्स पे, गरीब पे हमेशा मार आती थी, जो आज भी आते हैं किसान पे। ऑल द पीसेंट्स डिड नॉट लिव एट द लेवल ऑफ सब्सिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि सभी गुजारे जितना कमाते थे, उससे कुछ ज़्यादा ऐसा भी है कि विलेज के आर्टिशन भी होते थे, शेयर क्रॉपर्स भी होते थे, कुछ कलाकार होते थे जो क्रॉप शेयर करते थे वो। देर वाज ए मोर प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ द पीपल हु वर ओनर ऑफ द कल्टिवेटर ऑफ देयर लैंड्स, तो खुद की ज़मीन पे खेती करते थे, वो पैसे वाले होते थे। आज भी ऐसे ही है, बड़े जमींदार तो पैसे वाले हैं, या जो मार्जिनल फार्मर है दे आर हैविंग इशू। दे वर कंसिडर्ड द ओरिजिनल सेटलर ऑफ द विलेज, उनको ओरिजिनल सेटलर माना जाता था। एंड डोमिनेटेड द विलेज पंचायत, वही डोमिनेट करते थे विलेज की पंचायत में, बड़े बड़े जमींदार थे। दे या विलेज हेडमैन बोलते थे, मकदम बोलते थे, या स्मॉलर लैंडलॉर्ड्स को खुट्स बोलते थे। एंजॉयड ए हायर स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ, वो अच्छी लाइफ जीते थे। इन एडिशन टू देयर होल्डिंग्स दे हेल्ड लैंड फॉर विच दे पेड रेवेन्यू एट द कंसेशनल रेट, तो क्या थे वो बहुत सारी ज़मीन रखते थे, उनके लिए क्या है
कंसेशनल रेट्स पे राजा उनसे पैसे लेता था, रेवेन्यू लेता। समटाइम्स दे मिस यूज देयर ऑफिस फॉर टू फोर्स द ऑर्डिनरी पेशेंट टू पे देयर शेयर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू आल्सो। कई बार वो क्या है, नीचे वाले को दबाते थे कि आप ज़्यादा रेवेन्यू दो। द पीपल वर प्रोस्पेरस थे उस टाइम पे एंड इनफ टू राइड कॉस्टली अरबी एंड इराकी घोड़े। कॉस्टली इराकी एंड अरबी घोड़ों को वो राइड करते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, मैम अपर क्लास की तरह बिलोंग करते थे। अलाउद्दीन खिलजी टुक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट देम एंड कैपिटुलेटेड द मैनी ऑफ द प्रिविलेजेस। जो ऐसे मतलब नोबल्स बनते थे या पैसे वाले बनते थे, उनके साथ अलाउद्दीन ने बहुत सारा तगड़ा एक्शन लिया था। इवन देन दे कंटिन्यू टू एंजॉय स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। उसके बाद भी वो अच्छे लाइफ जीते रहे एंड एज कम्पेयर टू दी ऑर्डिनरी जो सामान्य खेती पे काम करने वाला पीसेंट्स था। इट सीम्स दैट आफ्टर द डेथ ऑफ द अलाउद्दीन दे वर एबल टू रिज्यूम देयर ओन वेज। उसके बाद मृत्यु के बाद वो दोबारा से अपने आप को रिज्यूम कर गए। ए सेक्शन विच एंजॉयड ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वर दी हिंदूज राइज। हिंदू में रेस थे एंड ऑटोनोमस राजाज थे, मैनी ऑफ हुम कंटिन्यू टू होल्ड देयर प्रीवियस स्टेट्स। जो उनके पहले का लैंड थी वही उन्होंने होल्ड कर लिया अलाउद्दीन खिलजी के मारने के बाद। देर आर ए नंबर ऑफ रेफरेंसेस टू द विजिट्स ऑफ हिंदू राइज टू द कोर्ट ऑफ द बलबन। तो हिंदू रईस जो थे वो बलबन की कोर्ट में गए। देर इज लिटिल डाउट अबाउट दिस हिंदूज राइज कंटिन्यू बी पावरफुल इवन इन द एरिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सुल्तानत ऑफ दिल्ली। जब सुल्तान ऑफ दिल्ली ने कंट्रोल कर लिया तब भी क्या है, हिंदू राइज वगैरह दे वर द प्रोमिनेंट प्लेस पे थे, अच्छे पे। तो अभी चलते हैं ट्रेड इंडस्ट्री या मर्चेंट्स क्या था उस टाइम पे। विद द कंसोलिडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का एकीकरण हुआ जब इंप्रूवमेंट हुआ उसमें कम्युनिकेशन में, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द साउंड करेंसी सिस्टम भी बना, करेंसी आ गई तब बेस्ड ऑन द सिल्वर टका एंड कॉपर दिरहम। देयर वाज ए डेफिनेट ग्रोथ ऑफ ट्रेड इन द कंट्री। देश में क्या है, ट्रेड अच्छा फैला। दिस वाज मार्क्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स एंड टाउन्स लाइफ अच्छी हो गई। इब्न बतूता कॉल्स दिल्ली लार्जेस्ट सिटी इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। इब्न बतूता कहते हैं दिल्ली लार्जेस्ट सिटी था इस्लामिक वर्ल्ड में। ही सेज दौलताबाद जो देवगिर है साउथ में था, इक्वल दिल्ली इन साइज, दिल्ली के साइज के बराबर था। इंडेक्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ट्रेड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ। द अदर इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ द टाइम्स लाहौर एंड मुल्तान भी थे नॉर्थ वेस्ट में, एंड करा जो इलाहाबाद के पास, एंड लखनऊ थी बंगाल में इन द ईस्ट। एंड पटना में क्या था, अनिलवारा एंड कैम्बे इन खम्बात इन द वेस्ट में था, जो खम्बात की खाड़ी बोलते हैं, या पटना में अनिलवारा था। ए नो मॉडर्न हिस्टोरियन सेज दैट द होल ऑफ द सुल्तान प्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ द फ्लोरिशिंग अर्बन इकोनॉमी फैल रही थी। सच एन इकोनॉमी मस्ट हैव बीन नेसेसिटेड कॉमर्स ऑन ए लार्ज स्केल। बहुत सारे उस लार्ज स्केल पे बिजनेस होता था। बंगाल एंड द टाउन्स इन गुजरात वर फेमस फॉर देयर फाइन क्वालिटी फैब्रिक्स। वहाँ पे अच्छे किस्म का फाइन फैब्रिक्स मिलता था बंगाल में, आज भी अच्छा मिलता है बंगाल में, जूट वगैरह भी। और इधर मसलिन क्लॉथ मिलता था गुजरात में, आज भी यहाँ पे आपको बहुत सारे मर्चेंट्स मिलेंगे। सेम एज आज जैसी सिचुएशन थी उस टाइम पे भी। क्लॉथ ऑफ द फाइन क्वालिटी वाज प्रोड्यूस इन द टाउन्स एज वेल। कैम्बे इन गुजरात वाज फेमस फॉर टेक्सटाइल। कैम्बे जगह थी जो गुजरात में, वो फेमस थी टेक्सटाइल के लिए एंड फॉर द गोल्ड एंड सिल्वर वर्क। वहाँ पे आज भी बहुत सारे ज्वेलर्स मिलेंगे आपको वहाँ पे। सेम वैसे सिचुएशन थी। सोनार गांव बंगाल वाज फेमस फॉर रा सिल्क। वहाँ पे सिल्क मिलता था एंड फाइन कॉटन क्लॉथ कॉल्ड मसलिन लेटर ऑन। उसके बाद मसलिन भी माना गया बंगाल में। देयर वर मैनी अदर हैंडीक्राफ्ट्स एज वेल। बहुत सारे हाथों से काम करने वाले थे, सच एज लेदर वर्क था, मेटल वर्क था, कारपेट वीविंग थी, वुड वर्क था, इंक्लूडिंग फर्नीचर, स्टोन कटिंग, फॉर विच इंडिया वाज फेमस। इंडिया बहुत फेमस था। सम ऑफ द न्यू क्राफ्ट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द टर्क्स इंक्लूड द मैन्युफैक्चर ऑफ द पेपर। बहुत सारे टर्क्स इंक्लूड किए गए जो पेपर के मैन्युफैक्चर थे। द आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पेपर हैड बीन डिस्कवर्ड बाय द चाइनीज़ के द्वारा सेकेंड सेंचुरी में, जो दूसरी शताब्दी में क्या है, चाइनीज़ पेपर लेके आए थे, उन्होंने बनाया था। इट वाज नोन इन द अरब वर्ल्ड इन द 8th सेंचुरी। अरब में 8वीं सेंचुरी में फैली एंड ट्रेवल टू यूरोप ओनली ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी। यूरोप में क्या है, 14वीं सेंचुरी में पहुंची। द प्रोडक्शन ऑफ द टेक्सटाइल वाज आल्सो इम्प्रूव्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पिनिंग व्हील। मतलब जो घूमने वाला स्पिनिंग व्हील होता है उससे काटते हैं, वही टेक्सटाइल प्रोड्यूस किया। एंड कॉटन वुड कुड बी क्लीन्ड फास्टर। उसको कॉटन को जल्दी से साफ़ किया जाने लगा। बेटर बाई वाइडर यूज ऑफ कॉटन कार्डर बो धुनिया। कार्डर बो जैसे जिससे काटते हैं ना सूत को, वही बनने लगा। बट देर इज़ ए लिटिल डाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज स्किल वाज इंडियन क्राफ्ट्समैन। ये अच्छा इंपॉर्टेंट स्किल था, उसके लिए डाउट है। इंडियन टेक्सटाइल हैड ऑलरेडी इस्टेब्लिश देयर पोजीशन इन द ट्रेड टू कंट्रीज टू द रेड सी। तो बिजनेस अच्छा फैल गया था रेड सी तक या पर्शियन गल्फ तक। एंड ये बहुत अच्छा उस टाइम पे टेक्सटाइल मिलता था, चाइना में भी मिलता था। वेयर चाइना क्या है, कॉटन की वैल्यू थी सिल्क से ज़्यादा। इंडिया इंपोर्टेंट फ्रॉम वेस्ट एशिया हाई ग्रेड टेक्सटाइल, साटिन बोलते हैं जिसको, साटिन। आज भी साटिन की शर्ट जो चमकीली सी शर्ट होती है ना, तो वेस्ट एशिया से हम ये मंगवाते थे। एंड हाई ग्रेड टेक्सटाइल, ग्लास वेयर्स था एंड कोर्स हॉर्सेस भी मंगाते थे हम वहाँ से, वेस्ट एशिया से, या मिडल ईस्ट भी बोल सकते हैं उसको।
एंड फ्रॉम चाइना इट इम्पोर्टेंट रा मिल्क या पोर्सिलेन, जो चीनी मिट्टी के बर्तन हम मंगाते थे, रा सिल्क मंगाते थे या पोर्सिलेन मंगाते थे। आइवोरी, जैसे जिससे खिलौने वगैरह बनते हैं, एक आर्टिफिशियल मेटल है हाथी के दांत जैसा, वाज इम्पोर्टेंट फ्रॉम अफ्रीका एंड स्पाइस फ्रॉम दी साउथ ईस्ट एशिया। तो अफ्रीका और जो मसाले थे कहाँ से, साउथ ईस्ट एशिया, जैसे कंबोडिया लाओस वगैरह से, साउथ ईस्ट एशिया से मसाले अफ्रीका से भी आते थे, आइवरी भी आती थी। सिंस इंडिया हैड ए फेवरेबल ट्रेड बैलेंस, गोल्ड एंड सिल्वर केम टू इंडियन फ्रॉम दिस कंट्री, यहाँ से गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ पे आता भी था। इंडियन फॉरेन ट्रेड बोथ ओवरलैंड एंड ओवरसीज वर ट्रूली इंटरनेशनल इंटरप्राइज, तो बहुत सारा बिजनेस होता था, इंटरनेशनल इंटरप्राइज था। आल्दो द अरब्स वर डोमिनेंट पार्टनर्स इन इंडिया, अरब्स बहुत ही डोमिनेंट करते थे यहाँ से बिजनेस करने के लिए। ओशियन ट्रेड से भी दे हैड नो मीन्स आउस्टेड द इंडियन ट्रेडर्स, कोई ऐसा तरीका नहीं था कि इंडियन ट्रेडर्स को निकाल दे। वीज नेमली द तमिल्स, कलिंगाज एंड गुजरातीज जो थे, उड़ीसा के, गुजरात के या तमिल के थे, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। द कोस्टल ट्रेड एंड ट्रेड बिटवीन द कोस्टल पोर्ट्स एंड नॉर्थ इंडिया वाज इन हैंड्स ऑफ मारवाड़ीज एंड गुजराती। आज भी मारवाड़ी एंड गुजराती बिजनेसमैन थे उस टाइम पे भी कोस्टल एरिया में, जैसे गुजरात में मारवाड़ी वगैरह, राजस्थानी वगैरह, ये बिजनेसमैन थे। मैनी ऑफ हुम वर जैन थे। मुस्लिम बोहरा मर्चेंट्स, मुस्लिम के जो बोहरा मर्चेंट्स हैं, आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस ट्रेड। द ओवरलैंड ट्रेड विद सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया वाज इन द हैंड ऑफ मुल्तानीज, जो सेंट्रल एरिया में या वेस्ट एशिया में था, जो सेंट्रल एशिया में वेस्ट एशिया में मुल्तानीज के हाथ में था। हु वर मोस्टली हिंदूज, हिंदू थे बट इंक्लूडेड मुस्लिम भी इंक्लूड थे। एंड हु वर खुरासिन्स, अफगान एंड ईरान, मिक्स थे वो, खुरासिन भी थे, अफगान के भी थे, ईरानियन भी थे। मैनी ऑफ देम दीज मर्चेंट्स हैड सेटल इन दिल्ली, दिल्ली में सेटल हो गए थे। द गुजराती मारवाड़ी मर्चेंट्स वर एक्सट्रीमली वेल्थी एंड सम ऑफ देम पर्टिकुलर इन द जैन्स बहुत पैसे वाले थे, आज भी हैं। एंड स्पेंट लार्ज सम ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, बहुत सारा टेम्पल की उन बनाने में पैसा खर्च करते थे। कैम्बे वाज ए ग्रेट सिटी, कैम्बे बहुत अच्छी सिटी थी गुजरात में। इन विच मैनी वेल्थी मर्चेंट्स लिव, आज भी गुजरात में बहुत सारे मर्चेंट्स मिलेंगे आपको। दे हैड लॉफ्टी हाउसेस, बहुत बड़े बड़े घर थे, फाइन स्टोन था, मोर्टार था, विद टाइल रूफ थे उनके उस टाइम पे भी। एंड उनके जो बगीचे से घिरे होते थे घर, फ्रूट गार्डन्स भी होते थे, और पैसे वाले मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी होते थे, स्किल्ड क्राफ्ट्समैन होते थे, लग्जरियस लाइफ जीते थे। एंड अकस्टम्ड है कि मतलब वो अच्छा खाना खाते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे। वो उनमें क्या थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, फॉरेनर भी थे। बाई पेजेस बियरिंग स्वर्ड्स विद द सिल्वर एंड गोल्ड वर्क, तो तलवार या सिल्वर या चांदी की भी रखते थे उस टाइम पे। दिल्ली और हिंदू मर्चेंट्स रोड हॉर्सेस विद द कोस्टली ट्रैपिंग्स, मतलब कोस्टली ट्रैपिंग्स पहन पहन के, जो एसेसरीज हैं वो पहन के घूमते थे उस टाइम पे। एंड लिव्ड इन फाइन हाउसेज, बहुत अच्छे घरों में रहते थे। फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, बहुत शो होता था, शो ऑफ होता था। बुरानी कहते हैं कि मुल्तानी मर्चेंट्स, जो मुल्तानी मर्चेंट्स थे, वर सो रिच दैट गोल्ड एंड सिल्वर वर दी फाउंड इन दी अबंडेंस, गोल्ड उनके घरों में बहुत गोल्ड एंड सिल्वर पाया जाता था। नोबल वर सो एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत ज़्यादा पैसा करते थे वो जो नोबल्स थे। एवरी टाइम दे वांटेड टू होल्ड ए फीस्ट और सेलिब्रेशन, हर टाइम पे भोज और सेलिब्रेशन करते थे। दे हैड टू रन द हाउस ऑफ द मुल्तानीस इन ऑर्डर टू बोरो मनी, तो उनका क्या करता, दे हैड टू रन टू दी हाउसेस, वो घर पे जाना पड़ता था। ऑफ द मुल्तानीस, मतलब मुल्तानी के घर जाते थे नोबल्स को पैसा मांगने के लिए हमेशा। इन दोज डे ट्रेवल्स तो जो बहुत रिस्की थे, रोबर्स एंड डकोइट्स आते थे उस टाइम पे भी। मोरांडिंग ट्राइब थी, लूटने वाली ट्राइब भी थी उस टाइम पे। हाउएवर द रॉयल रोड्स वर केप्ट इन गुड शेप, रॉयल रोड थे बहुत अच्छे रखे गए थे। देवर मैनी सराइज, बहुत सराय थी ऑन द वे फॉर द कंफर्ट एंड सेफ्टी ऑफ द ट्रेवलर्स। इन एडिशन टू द रॉयल रोड्स फ्रॉम पेशावर टू, जो पाकिस्तान में पेशावर से सोनारगांव बंगाल तक एरिया था, मोहम्मद तुगलक बिल्ट ए रोड टू दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्योंकि दौलताबाद वहाँ पे उसने कैपिटल शिफ्ट कर दी थी, वहाँ पे भी रोड बनाया था। बहुत सारे अरेंजमेंट थे। पोस्ट बिंग कैरिड क्विकली फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, सामान लेके जाते थे। दिस वाज डन बाय रिलेज ऑफ, जब मान लो क्या है वो पानी मंगाता था साउथ में, उसने शिफ्ट कर दिया था अपना एरिया देवगिर, तो जगह जगह पोस्ट पे आदमी खड़े रहते थे, वो भागते थे या घोड़ों के साथ उसका पानी लेके पहुंचाते थे, डाइट पहुंचाते थे। दैट वाज द प्रोविजन इन दैट पर्टिकुलर टाइम, जब वहाँ उसने दिल्ली से लेके देवगिर तक रोड बनवाया था। और वैसे ही ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड ऑन द नेक्स्ट रिले, जिस अगली रिले में क्या होता था, मे बी एबल टू सी हम फ्रॉम द टावर, टावर से दूसरा आदमी देख लेता था कि बंदा भागा आ रहा है, नीचे उतरता था और अपना बैटन लेता था, जैसे वो रिले रेस होती है ना, वैसे ही बंदे उसका सामान पहुंचाते थे। दैट मैनी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स भी ऐसे ही जाते थे, जो मान लो ख़राब ना हो जाए, दिल्ली से वहाँ तक लेके जाते थे। एंड सुल्तान ये क्या है, फ्रेश फ्रूट्स कहाँ थे, खुरासान से लेके आते थे, तो वो भी ऐसे ही पहुँचाते थे देवगिर में। एंड वैन मोहम्मद तुगलक वाज दौलताबाद विच वाज 40 डेज जर्नी फ्रॉम दी दिल्ली, दिल्ली से 40 दिन की दूरी थी देवगिर, दौलताबाद बोलते हैं इसको। तो इसलिए आदमी फ्रेश फ्रूट्स ईरान से लेके आते थे, वो वहाँ तक पहुँचते थे। ही रेगुलरली यूज टू रिसीव गंगा वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग पर्पज से, ऐसी रिले के द्वारा। इकोनॉमिक लाइफ बहुत फास्ट थी इस टाइम पे।
कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट हुआ, ग्रोथ इन ट्रेड हुआ, ओवर लैंड या सी पे भी। द टर्क्स इंट्रोड्यूस एंड पॉपुलराइज ए नंबर ऑफ क्राफ्ट्स एंड टेक्निक। टर्क्स ने पॉपुलराइज किया बहुत सारे क्राफ्ट्स को, टेक्निक्स को। हमें पता है कि यूज़ ऑफ आयरन स्टीरअप था। आयरन बहुत टाइम पे, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एंड आर्मर यूज़ होते थे, हथियार यूज़ होते थे। बोथ दी हॉर्स एंड राइडर फॉर हैवी एंड लाइट कावलरी प्रिफर्ड बाय द न्यू रूलर्स। जैसे ढाल वगैरह बनते थे लोहे के। एंड मेटलर्जी इंडस्ट्री भी फैली और मेटल क्राफ्ट्स बनने लगे। इवन राहत रहट मतलब बोलते हैं जिसको, मिस कॉल्ड द पर्शियन व्हील। पर्शियन व्हील भी वो रहट, जिससे क्या था, गुड़ वगैरह बनाते या जो चीज़ों को मतलब जैसे गेहूं को उससे अलग करते थे। वैसे ही थ्रेसिंग नहीं थी उस टाइम पे, रहट का यूज़ किया जाता था, सो दैट कुड बी लिफ्टेड फ्रॉम द डीपर लेवल ऑफ इरीगेशन। या पानी भी निकालते थे, जैसे इरीगेशन के लिए रहट बोलते थे उसको। आज भी आपको बहुत सारी मूवियों में मिल जाएगा। पेपर मेकिंग था, ग्लास मेकिंग था, स्पिनिंग व्हील था, और इम्प्रूव्ड लूम फॉर वीविंग, बुनने के लिए इम्प्रूवमेंट कर रखे थे। मेंशन दैट इंट्रोडक्शन ऑफ द सुपीरियर मोटार, मोटार भी अच्छा था, जैसे तारकोल कहते हैं मोटार वगैरह, विच एनेबल द टर्क्स टू इरेक्ट मैग्निफिसेंट बिल्डिंग। मोटार की हेल्प से ही बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई, डोम बनाए उन्होंने। एंड नोट ऑल दिस क्राफ्ट्स वर न्यू, बहुत सारे क्राफ्ट्स न्यू नहीं थे, बट देयर एक्सपेंशन एंड इंप्रूवमेंट एग्रीकल्चर ग्रोथ आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। क्राफ्ट्स नए आए तो इसलिए ग्रोथ हो गया, एग्रीकल्चर का भी एक्सपेंशन हो गया, विच मेड द सेकंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी वाज ए पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड रिलेटिव एफुलेंस। 14वीं शताब्दी के सेकंड हाफ में ग्रोथ हो गया था यहाँ पे बहुत सारा। सुल्तान्स एंड नोबल्स के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या सुल्तान्स एंड नोबल्स का रिलेशन था। द सुल्तान एंड हिज चीफ नोबल्स एंजॉयड ए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच वाज कंपेरेबल टू द हाई स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड एट द टाइम। हाई स्टैंडर्ड का लाइफ स्टाइल जीते थे, नोबल्स थे, सुल्तान थे। जैसे यूरोप में भी टू द स्टैंडर्ड ऑफ द रूलिंग क्लास इन द इस्लामिक वर्ल्ड इन द वेस्ट, और सेंट्रल एशिया में या वेस्ट में जो भी इतना लाइफ स्टाइल नहीं जीते थे जितना यहाँ पे जीते थे। वाई यूरोप वॉज स्टिल ट्राइंग टू ओवरकम इट्स बैकवर्डनेस। यूरोप क्या था, बैकवर्ड था बहुत सारे। आज वो उनको डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं, हमको अंडर डेवलप्ड बोलते हैं या डेवलपिंग बोलते हैं, बट इन दैट पर्टिकुलर टाइम द सिचुएशन वाज टोटली कन्वर्स, उल्टी थी। एंड अब यहाँ पे उस टाइम पे बहुत पैसा था, इस्लामिक वर्ल्ड वाज डेजलिंग, मतलब बहुत पैसा था यहाँ पे रूलिंग क्लास के पास। एंड स्टैंडर्ड ऑफ रूलिंग क्लास इज़ वेरी कंट्री ट्राई टू एमुलेट। यहाँ पे क्या था, इस्लामिक वर्ल्ड में भी बहुत अच्छे शानो शौकत से रहते थे, हर कंट्री के आदमी उसको एमुलेट करते थे, नकल करते थे। लाइक द हिंदू रूलर्स, ऑलमोस्ट एवरी सुल्तान इन इंडिया बिल्ट हिज ओन प्लेस। हर राजा ने क्या था, पैलेस बनाया था। बलबन हैड ए डेजलिंग कोर्ट, बलबन का भी अच्छा कोर्ट था। अपने इम्प्रेस द स्ट्राइक लाइक ए सेंस ऑफ ओ, आदमियों में डर बने इन द विजिटर्स में, या भौचक्के हो जाएं देख के क्या क्या इसने घर बनाया है। सेम आज भी आदमियों में फीलिंग होती है। अलाउद्दीन खिलजी एंड इज सक्सेसर थे जो सेम ट्रेडिशन उन्होंने भी सेम फॉलो किया। द प्लेस ऑफ मोहम्मद तुगलक हैज़ बीन डिस्क्राइब बाय इब्न बतूता, इब्न बतूता ने भी इसका सेम पैलेस बनाया, महल था। ए पर्सन हु वांटेड टू विजिट द सुल्तान हैड टू पास थ्रू दी 3 लॉफ्टी गेट्स। तो मोहम्मद बिन तुगलक के पास जाने के से 3 बड़े बड़े गेट को क्रॉस करना पड़ता था, जहाँ पे बहुत सारे गार्ड रहते थे। एंड थाउजेंड्स पिलर्स थे उसके जो कोर्ट में थे। ही वाज ह्यूज हॉल था, बहुत बड़ा हॉल था, सपोर्टेड बाय द पॉलिश वुडन पिलर्स एंड वाज डेकोरेटेड विद ऑल काइंड ऑफ कॉस्टली एंड मटेरियल फर्नीचर्स। दिस वाज ए प्लेस वेयर सुल्तान हेल्ड इट्स पब्लिक कोर्ट, वहाँ पे पब्लिक कोर्ट भी होता था। अब आगे चलते हैं। मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक यूज टू प्रेजेंट 2 रोब्स ऑफ द ओनर्स, 2 उसके पास रोब रहते थे। एंड वन इन द कोल्ड एंड अदर इन द हॉट सीजन, तो एक कोल्ड में रहता था या हॉट सीजन में, टू ईच ऑफ हिज नोबल्स। तो 2 नोबल्स एक एक टाइम पे रहते थे। इट हैज़ बीन एस्टिमेट दैट ही प्रेजेंटेड 2 लाख रोब्स एवरी ईयर, तो हर साल क्या था 2 लाख प्रेजेंट करता था उस साल। दिस रोब्स वोवन इन द रॉयल एंड वर्कशॉप, तो ये जो रोब्स थे बने होते थे, जो उसका मतलब एक कपड़ा लगा लो पीछे बांधने का या पहनने का, तो रॉयल वर्कशॉप में बन रहे थे। जनरली कंसिस्टिंग ऑफ ए इंपॉर्टेंट क्लोथ, वेलवेट, जो आजकल वेलवेट बोलते हैं, वेलवेट कपड़ा, दम साक और वूल ऑन दी विच ब्रोकेड, जो मतलब कुछ बुनाई की जाती थी। एंड कॉस्टली मटेरियल यूज, ब्रोकेड उनके लिए जो कपड़ा पहनते थे वो ऐसे ऐसे फैक्ट्री में बनाया जाता था। इतना लेविश लाइफ स्टाइल जीते थे उस टाइम पे, तो उसको बोलते थे रोब। दे मस्ट हैव कॉटन इनॉर्मस सम, बहुत मतलब बड़ी कॉस्ट होती थी उनकी कपड़े की। न्यूमरस गिफ्ट्स यूज टू बेस्टोड टू द नोबल्स, बहुत सारे गिफ्ट मिलते थे नोबल्स को। एंड अदर ऑफ द फेस्टिव ओकेजन सच एज सुल्तान बर्थडे, नवरोज होता था। द पर्शियन न्यू ईयर, पर्शियन का न्यू ईयर नवरोज बोलते हैं। एनुअल कोरोनेशन डे, सब हर साल उसका कोरोनेशन मतलब राजा का तिलक होता था उस टाइम पे।
एंड रॉयल कारखानाज वर रेफर टू एज इजीली कैटर टू दी ऑल नीड्स ऑफ सुल्तान। रॉयल कारखाना भी बनाए जाते थे, जो उसकी ज़रूरत होती थी राजा की वो मिलता था उसको। एंड मैन्युफैक्चर कॉस्टली आर्टिकल्स में सिल्क है, गोल्ड है, सिल्वर वेयर्स वगैरह बर्तन भी मिलते थे। दे वर आल्सो स्टोर ऑफ चॉइस एंड रेयर गुड्स, अलग अलग की चॉइस होती थी कारखाने में उनके बनने के। सुपरिटेंडेंट क्या होते थे? फिरोज तुगलक को टू बाई फाइनली फिलिस आर्टिकल वेन एवर एट दे वट एवर प्राइस देवर। तो फिरोज तुगलक ने बोल रखा था कितना ही महंगा है मेरे लिए खरीद के लेके आओ। इट इज सेड दैट वन ओकेजन ए सिंगल पेयर ऑफ शूज फॉर द सुल्तान कोस्ट 70,000 टका। तो सुल्तान के कई टाइम पे ऐसा होता था एक जूता जो था 70,000 टका का आता था। और गोल्ड एंड सिल्वर में काम होता था उस टाइम पे भी। एम्ब्रॉयडरी क्या होती थी? जो कलाकृति, मान लो कढ़ाई का काम, बुनाई का काम होता था, एम्ब्रॉयडरी होती थी, ज्वेल्स होते थे। एंड द स्टोर वर आल्सो कैटर्ड वुमन इन हरम। तो स्टोर्स को जो हरम क्या बोलते थे, लेडीज जहाँ रहती थी, राजा की रानियाँ, तो वहाँ पे भी स्टोर ये सर्व करते थे, कैटर करते थे, उनको भी चीज़ें देते थे। ऑलमोस्ट एवरी सुल्तान हैड ए हरम कंटेनिंग क्वींस, जहाँ पे क्वींस रानियाँ रहती थी। एंड बहुत सारे स्लेव भी रहते थे, अलग अलग कंट्री से लेकर आते थे। लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट्स, स्लेव्स, मैन एंड वुमेन वर एम्प्लॉयड टू सेफ गार्ड देम। उनको सेफ करने के लिए बहुत सारे आदमी काम लगाए हुए थे और उनका कंफर्ट देखते थे। जिसकी जितनी भी रिलेशन की सुल्तान की वाइफ होती थी या उसके माँ होती थी, बहनें होती थी, सब वहाँ पे रहती थी। एंड उनके लिए सेपरेट अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया था हर एक आदमी के लिए। नोबल्स ट्राई टू एप द सुल्तान्स ऑस्टेंसिबली। नोबल्स भी उनको सुल्तान्स को कॉपी करते थे। उनके भी बहुत बड़े बड़े पैलेस थे, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, वो बहुत सारे सर्वेंट रहते थे उनके पास। एंड दे वाइड फॉर ईच अदर इन होल्डिंग लेविस फीस्ट एंड फेस्टिवल। वो कम्पीट करते थे एक दूसरे से भोज, बड़े बड़े भोज करने के लिए। हाउएवर सम ऑफ द नोबल्स वर पैट्रोनाइज मैन ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर। कुछ आर्ट और लेटर्स को भी पैट्रोनाइज करते थे, उनको संरक्षण करते थे। अलाउद्दीन स्टर्नली, बहुत कड़े तरीके से रिप्रेस द नोबल्स। अलाउद्दीन ने क्या बहुत नोबल्स को दबाया। बट द ऑस्टेंशियन मोड ऑफ लाइफ रिवाइव्ड अंडर हिज सक्सेसर। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो आए उनके टाइम पे फिर उन्होंने वापस रिवाइव कर लिया अपने आप के लाइफस्टाइल को। नोबिलिटी केम इन टू ओन अंडर द तुगलक्स। तुगलक्स के अंडर नोबिलिटी आई थी एंड नोबल बनाने लगे थे। ड्यू टू द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, लार्ज सैलरीज एंड अलाउंसेस वर गिवन टू द नोबल्स। मोहम्मद बिन तुगलक ने नोबल्स को बहुत पैसा दिया था। वी आर टोल्ड दैट हिज वजीर एंजॉयड इनकम एज लार्ज एज द प्रोविंस ऑफ इराक। इराक की जितनी मतलब इनकम होती थी वजीर में भी वहाँ के वजीर की होती थी, इतनी ही यहाँ पे होती थी। द अदर लीडिंग मिनिस्टर्स जो 20,000 से 40,000 टका लेते थे पैसा तनख्वाह। एंड द चीफ सदर गेटिंग 60,000 टका। चीफ सदर होते थे जो 60,000 टका मिलता था उनको, साल में इतनी पेमेंट मिलती थी। खाने जहान, हमने पहले पढ़ा था कि खाने जहान जो वजीर थे फिरोज तुगलक के, यूज टू गेट 15 लाख, उनको 15 लाख मिलते थे। हिज सन एंड सन इन लॉ वर न्यूमरस एंड गोट सेपरेट अलाउंसेज। उनको अलग अलग सन इन लॉ को वगैरह को अलग अलग पैसे मिलते थे। ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड ए नंबर ऑफ नोबल्स वर एबल टू एक्वायर लार्ज फॉर्चून्स। तो जो इस टाइम पे तुगलक के टाइम पे नोबल्स को बहुत अच्छा फॉर्चून्स मिलता था, बहुत भाग्य मिलता था। दस बसीर हु वाज द फिरोज अरीज मामलिक। अरीज मामलिक हमने पढ़ा था कि जो फिरोज तुगलक के अरीज मामलिक थे, बसीर थे, लेफ्ट 13 करोड़ एट हिज डेथ। 13 करोड़ छोड़ दिए उन्होंने उनकी डेथ पे। एंड ऑन द ग्राउंड दैट बसीर हैड बीन ओरिजिनली हिज स्लेव। बसीर क्या थे? उनके स्लेव थे असल में। एंड फिरोज कन्फिस्केटेड मोस्ट ऑफ हिज वेल्थ, उसकी वेल्थ कब्जा ली थी। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट ऑफ अमंग हिज सन, उसके बेटों में, अपने बेटों में बांट दी थी। दिस में बी रिगार्डेड मोर और लेस एन एक्सेप्शन, बहुत एक्सेप्शन था। द प्रॉपर्टी ऑफ ए नोबल वाज जनरली सेफ, ना तो वहाँ पे जनरल की सेफ रहती थी प्रॉपर्टी नोबल्स की। एंड वाज अलाउड टू पास टू हिज सन, अपने बच्चों को देता था। बट एक केस ये एक्सेप्शन ये है कि भाई जो बसीर था उसकी पूंजी को इसने फिरोज तुगलक ने कब्जा लिया था और अपने बेटों में बांट दिया था। तो फिरोज तुगलक ने लगभग 1200 बगीचे बनाए थे दिल्ली के आसपास में। उस टाइम पे क्या था, ये अपनी अपनी लैंड रखते थे, बगीचे बनाते थे। एंड इन दिस वे ए न्यू टाइप ऑफ लैंडेड जेंट्री बिगेन टू डेवलप। एक लैंडेड जेंट्री बन गई। और द ब्रेकअप ऑफ दिल्ली सल्तनत टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ 15th सेंचुरी हाल्टेड दिस ट्रेंड। तो 15वीं सेंचुरी के जो बिगिनिंग में डिसइंटीग्रेशन हुआ सल्तनत काल का, वो टूट गया सिस्टम बागों का। फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर को यहीं तक करते हैं, कल इसका हाफ पोर्शन कवर हो जाएगा। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। मैंने आज और अच्छे से एलोब्रेट करके समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।